हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्लास 7th की चैप्टर 5th पे हम आ चुके हैं और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ एम्पायर्स। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में किन किन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे? व्हाट इज एन एम्पायर? एक एम्पायर क्या होता है? व्हाट डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप? not what, how did empires rise and shape Indian civilization? इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे बनी है और शेप हुई है एम्पायर्स की वजह से। और व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेट द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर्स? और किंगडम से एम्पायर बनने में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लाइफ लाइक फ्रॉम द 6th century to 2nd century BCE? तो हम देखेंगे कि 6th century BC से 2 century BC यहाँ पे जो है लोगों की जिंदगी कैसी होती थी। ठीक है, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। तो चलो हम पढ़ते हैं ये चैप्टर। ये एक फोटो दिखा रखी है आपको। ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है पाटलिपुत्र की। ठीक है, जो आज का मॉडर्न डे पटना है वो पाटलिपुत्र हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये चैप्टर जो है किसकी नज़रों से देखेंगे हम? भविष्य भाविशा और ध्रुव की नज़रों से हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। इनको जो है एक डिवाइस मिलता है इतिहास नाम का, जो कि एक टाइम मशीन है। तो ये पास्ट ट्रैवल करेंगे इतिहास नाम की जो टाइम ट्रैवल मशीन है उसके थ्रू। और टेकिंग ए क्लू फ्रॉम देयर हिस्ट्री लेसन्स दे डिसाइडेड टू विजिट पाटलिपुत्र फॉर देयर फर्स्ट जर्नी। और ये कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये पाटलिपुत्र जाएंगे अभी। ठीक है, दे न्यू इट वाज अबाउट द सेम लोकेशन एज मॉडर्न डे पटना। तो आज का जो पटना है वहाँ पे जाएंगे, जिसको इतिहास में पाटलिपुत्र बोला जाता था। ठीक है, इनके साथ हम भी चलते हैं इतिहास में। तो ये एक आउटस्कर्ट्स जो होती है पाटलिपुत्र की, वहाँ पे जो है ये लैंड करते हैं। और वहाँ पे ये देखते हैं एक छोटी सी बच्ची जो है एक इंसान से बात कर रही है, जो घोड़े पे बैठा हुआ है और एक स्ट्रेंज सी ड्रेस जो उसने पहन रखी है। और वो जब चला जाता है तो ये उससे बात करने का ट्राई करते हैं। ये पूछते हैं कि आप कौन है, आपका क्या नाम है? वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम इरा है और मैं कान्हाद की जो डॉटर हूँ। और वो जो है आयरन स्मिथ है। कहना दास जो हैं इनके पापा का नाम है और वो जो है एक आयरन स्मिथ है। और वो इन दोनों का, भाविशा और ध्रुव का, वेलकम करते हैं पाटलिपुत्र में। और ये भी बोलते हैं, भाविशा और ध्रुव भी बोलते हैं कि ग्लैड टू मीट यू इरा, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर ये बोलती है कि अपनी आवाज़, इरा बोलती है अपनी आवाज़ को कम रखो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जो सोल्जर्स है ये यहाँ से जा रहे हैं, ये एक बैटल फील्ड में जा रहे हैं, नेबरिंग किंगडम पे जो है वॉर स्टार्ट करना है इनको। और वैसे तो हमारे किंग्स जो होते हैं वो वॉर अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनको अपने लोगों को बचाना भी है और उसके लिए वॉर जो है ज़रूरी हो जाते हैं। और ये बोलते हैं कि एज मे फादर बीइंग आयरन स्मिथ, उन्होंने जो है बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जो है स्वॉर्ड्स जो वो लेके जा रहे हैं वो बनाई हैं। और मैं सिर्फ इनको जो है केम टू सी हिम ऑफ, जो घोड़े पे बैठे जिस इंसान से ये बात कर रही थी वो इसके अंकल थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं इनको सिर्फ बाय बोलने आई थी यहाँ पे। तो अभी इरा जो है इनको शायद पाटलिपुत्र घुमाने वाली है। लेट्स सी। तो ये देखते हैं कि ये एक ड्रॉ ब्रिज जो होता है उसको क्रॉस करते हैं। और उसके बाद जो है मतलब घोड़ों पे बैठ के आर्मी चीफ जो हैं वो हाथियों पे बैठ के जो हैं जा रहे हैं। और उसी जो ड्रॉ ब्रिज था उससे ये तीनों बच्चे भी क्रॉस करके आ जाते हैं। अब भाविशा जो होती है, जो फ्यूचर से पास्ट में, मतलब अभी से जो पास्ट में पाटलिपुत्र में जाती है, वो पूछती है ये कैसा ब्रिज है? तो बोलते ये, और ये रिवर के नीचे कैसे है? तो वो बोलती है कि
कौन बोलती है? इरा बोलती है कि ये जो ब्रिज होता है ये हमें सेफ रखने के लिए है और हम इसको लिफ्ट कर देते हैं। जब भी अगर हमें डेंजर होता है किसी अटैक का तो हम इसको लिफ्ट कर देते हैं। और ये एक रिवर नहीं है, ये एक मोट मैंने बताया था ना, दिखाया था आपको कि एक यहाँ पे आपका महल बना हुआ है, महल के चारों तरफ यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है ना, ये ऐसे इसको मोट बोलते हैं ये ना। तो ये बोलती है कि ये जो यहाँ पे कोई ब्रिज था है ना, तो ये बोलती है कि हम इसको हटा देते हैं और जिससे कि अगर हम पे अटैक होता है तो वो जल्दी यहाँ पे नहीं आ पाए। पानी है तो हम इस तरीके से सेफ रहते हैं, ठीक है। और फिर बोलती है कैन यू सी दोज हिल्स इन फॉरेस्ट इन डिस्टेंस, की थोड़ी सी दूरी पे जो तुम्हें जंगल और पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वो हमें टिम्बर देती हैं, हब्स देती हैं और बहुत सारे अलग अलग वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी देती हैं। और जो एलिफेंट्स हैं आर्मी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो भी हम उन्हीं फॉरेस्ट से जो है कैप्चर करके लेके आते हैं और फिर हम इनको आर्मी के लिए जो है ट्रेन कर देते हैं। व्हाट इज द ओपनिंग इन दैट हील, ध्रुव पूछता है कि ओपनिंग क्या है हील के अंदर। तो इरा बताती है, फिर इरा पाटलिपुत्र से है, ठीक है। और ध्रुव और भाविशा जो हैं वो आज के टाइम पे प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं, ठीक है। उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम इतिहास है और वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल तो है नहीं, बुक्स में उन्होंने लिख के पॉसिबल कर दिया शायद, और आई गेस अभी तो ऐसा कोई डिवाइस बना नहीं है, राइट। तो ये बोल रहे कि ये ओपनिंग क्या है हिल के अंदर, तो इरा बोलती है कि ये केव है और ये केव हम जो है पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटीज के लिए बना रहे हैं, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स के लिए। और जब ये फिनिश हो जाएगी तो हम यहाँ पे आएंगे और विजिट करेंगे। और उसके बाद जो है टावरिंग वुडन रैम्पर्ट्स भी उनको देखने को मिलते हैं, जिनको वॉच टावर्स होते हैं ना, लंबे लंबे ऐसे। जेलों में भी देखने को मिले होंगे आपको, यहाँ पे सिपाही खड़े होते हैं ना और नीचे जो भी चल रहा होता है वो आराम से उनको दिख रहा होता है ना। वॉच टावर्स उनके लगे हुए हैं। मैजेस्टिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग, बहुत अद्भुत जो है प्लेस और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और लाइवली स्ट्रीट्स है, मतलब खूब चहल पहल है वहाँ पे, है ना। उसके बाद इरा बोलती है कि तुम लोग है ना हमारी मेन मार्केट में ज़रूर जाना, और मेन मार्केट में जो है तुम्हें हमारे जो किंग हैं वहाँ पे हर टाइप के ट्रैवलर्स जो हैं उनका वेलकम करते हैं। और चाइना से तुम्हें सिल्क देखने को मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे जो साउथ से स्पाइसेस और जैम्स आ रखे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बहुत फाइन क्लोथ्स तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन से। और फिर वो बताती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पाटलिपुत्र में तुम्हें ना मिले। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा खासा हो रहा था, हर जगह से लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच रहे थे, है ना। चलो उसके बाद व्हाट आर दोज पीपल, और अच्छा तो कुछ लोगों की तरफ इशारा करके ध्रुव से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये स्ट्रीट एक्रोबैट्स हैं। ये क्या है? ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, आपने देखे होंगे ना, लोग एक के ऊपर एक जो ऐसे चेन्स बना के खड़े होते हैं, फिर ये करतब दिखाने वाले लोग बेसिकली ये करते हैं। और इसका एग्जांपल आपको क्या होता है ये जन्माष्टमी पे है ना। जन्माष्टमी पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हंडी फोड़ते हैं ना, हंडी फोड़ते हैं जैसे वो ऐसे बना के खड़े होते हैं, तो वही होते हैं ह्यूमन पिरामिड स्ट्रीट एक्रोबैट्स, ठीक है। और ये लोग जो है एंटरटेन करते हैं लोगों को, और कुछ कई कई बार तो कभी कभी तो ये राजा के सामने भी जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सब क्या कौन बता रही है? इरा बता रही है। तो ध्रुव और भाविशा बोलती है कि तुम्हारे राजा तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल साउंड कर रहे हैं। और वो बोलती क्या पूरा पाटलिपुत्र को या फिर आसपास के जो एरिया हैं उनको वही रूल करते हैं। तो अब इरा क्या बोलती है कि अरे पाटलिपुत्र से तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो रूल करते हैं। ही रूल्स ओवर अ वास्ट लैंड
फार 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 बियॉन्ड द सिटी, कि ये तो छोटा सा शहर है, इसके दूर दूर तक उन्हीं का राज्य है। हिज अथॉरिटी एक्सटेंड्स ओवर मैनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, किंगडम्स हैं जहाँ पे उनकी अथॉरिटी चलती है। और मेरे अंकल ने बताया है कि इट टेक्स क्लोज टू 2 months ऑन हॉर्स बैक टू रीच बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी, कि अगर आप पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी से स्टार्ट करते हो और अगर आपको जाना होता है दूसरे मतलब टेरिटरी से बाहर, इस साम्राज्य की टेरिटरी से बाहर अगर आपको जाना है तो 2 महीने लग जाते हैं, वो भी घोड़े पे बैठ के जाने में। ठीक है। और फिर ये बोलते हैं बच्चे कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, मतलब दिखाई दे रहा, राज्य दिखाई दे रहा है, व्हाट डू यू कॉल इट? तो इरा बोलते हैं कि हम इसको बोलते हैं एम्पायर। ये किंगडम नहीं, ये एम्पायर है। ओके। और वो बहुत प्राइड लेते हैं ये बोलते हुए। अब आपको देखना है कि एम्पायर क्या होता है। एम्पायर की डेफिनेशन इन्होंने हमें बता रखी है। एम्पायर वर्ड जो है वो आपका लैटिन के एक वर्ड से एम्पेरियम से आया है, विच मीन्स सुप्रीम पावर। ठीक है। एम्पायर का मतलब, इम्पीरियम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। और सिंपली अगर हम बोले तो एक एम्पायर जो है इज ए कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स और टेरिटरीज ओवर विच ए पावरफुल रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर्स एग्जिट पावर ऑफन आफ्टर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम। इसमें क्या होता है कि एक रूलर है, छोटे छोटे ये क्या है? ये साम्राज्य है। ठीक है। अब ये वाला राजा है, इसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, आर्मी अच्छी है, तो ये क्या करेगा? इस पे हमला कर देगा, इस पे हमला कर देगा। यहाँ का राजा अगर कमजोर होगा तो वो क्या करेगा? सरेंडर कर देगा, फिर ये वाली टेरिटरी भी इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे ही पावरफुल अश्वमेघ नाम की चीज आपने सुनी होगी, जो हम आगे भी जो है पढ़ेंगे, आने वाली हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। अश्वमेघ हम जो राम भी करते थे ना, कि एक घोड़ा जो है वो छोड़ दिया जाता था और जहां तक वो घोड़ा जाके आएगा उस राजा की जो वो टेरिटरी हो जाएगी। और जिसने वो घोड़ा रोक दिया वहां पे कि नहीं ये मेरी टेरिटरी है, ये घोड़ा इससे आगे नहीं आएगा, तो फिर उसको जो है इस राजा से युद्ध करना होता था। और अगर वो जीत जाता है तो ये टेरिटरी उसकी, और अगर वो हार जाता है तो इस राजा की टेरिटरी जो है इस किंगडम में मिला दी जाएगी। ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो वेदा काल में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता था, बट आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि छोटे छोटे जो किंगडम्स होते हैं उन सब से मिलके जो है क्या बनता है? एम्पायर बनते हैं। ठीक है। चलें। और दे आर ऑल ट्राइब्यूटरीज टू एम्परर। ट्राइब्यूटरी बोलते हैं उनको ना, स्मॉलर टेरिटरी जो हैं जिनको मिला के हमारा एक साम्राज्य बना हुआ है उसको हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। और who rule the whole territory from a capital usually major center of the economic। अबे बोलते हैं कि इन ट्राइब्यूटरीज को दूर बैठे एक कैपिटल सिटी में जो है वो रूल किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, मेन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, और वही हमारा एम्पायर होता है, एम्परर होता है। ठीक है। अभी आप मेरे को बताएंगे इंडिया को अगर हम आज का एम्पायर मान के चले, है ना, अगर हम इंडियन स्टेट्स को जो है छोटे छोटे किंगडम मान लें, इंडिया को जो हम मान लें एम्पायर, तो आप मेरे को बताएंगे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन से सिटीज के पास है? ठीक है। ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डू पार्टिसिपेट। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा इसका जिक्र तो संस्कृत टेक्स्ट में भी है, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में भी, वर्ड्स कॉमनली यूज्ड एज एम्परर मेड दिस क्लियर, दे इंक्लूड साम्राज्य। क्या? साम्राज्य। साम्राज्य होता है संस्कृत में उसका नाम। ठीक है। जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका लॉर्ड, द सुप्रीम रूलर, सबसे बड़ा रूलर, या फिर अधिराज, ओवर लॉर्ड, राजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि जो किंगडम है उनका भी तो कोई किंग होगा ना, और इन छोटे छोटे किंगडम्स का भी जो किंग हो वो क्या होता है? एम्परर होता है। ठीक है। चलो, तो साम्राज्य क्या? लॉर्ड ऑफ ऑल, सुप्रीम लीडर। अधिराज क्या? ओवरलॉर्ड। राजा अधिराज का क्या मतलब होता है? किंग ऑफ किंग्स। ठीक है। अब कब भी याद कर लेना, आ जाएंगे कहीं तो इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर्स। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें भर भर के एम्पायर्स का जो है वो रोल हमें देखने को मिलेगा। दे रोज, एक्सपैंडेड, लास्टेड फॉर ए वाइल, डिक्लाइंड एंड डिसअपीयर्ड। तो क्या है कि बहुत सारे साम्राज्य आए, फैले, कुछ टाइम के लिए रहे, और उसके बाद
डिक्लाइन होके धीरे धीरे डिसअपियर भी हो गए। और लास्ट इनफैक्ट द लास्ट एम्पायर दैट रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड लेस देन ए सेंचुरी अगो। सेंचुरी 100 साल की होती है। तो जो लास्ट जो एम्पायर की बात कर रहे हैं ना, लास्ट एम्पायर था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया था, उसको खत्म हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, है ना। तो अभी आप मेरे को बताएंगे देश को आज़ाद हो गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले कितने ईयर हो गए, पहली चीज। और हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले यहाँ पे कौन राज करता था, किसका शासनकाल होता था, और उनके शासनकाल से पहले किसका शासनकाल होता था। ठीक है, ये आपको बताना है। 100 सेंचुरी पहले हम पे कौन राज कर रहा था, इंडिया पे किसका राज चल रहा था, वो आपको बताना है। ठीक है, अभी बोलते हैं कि अलग अलग लेवल पे जो है चीजें चलती हैं, फंक्शंस करता है एम्पायर, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल और कल्चरल लेवल पे। तो ये अलग अलग ब्रांच होती हैं, फीचर्स होते हैं एम्पायर के। ठीक है, एम्पायर को क्या करना होता है, एम्पायर को एक आर्मी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि जो ट्राइब्यूटरी स्टेट्स हैं, जैसे छोटे छोटे जो किंगडम है जिनसे मिलके आपका एम्पायर बना है, इन पे कंट्रोल रखा जा सके। या फिर अगर एक और एम्पायर जो है इसमें, अगर एक और किंगडम जो है अगर आपको इस एम्पायर में लेके आना है, तो उसके लिए है ना आर्मी, डिफेंस के लिए भी और जो है अटैक करने के लिए भी, है ना, मेंटेन करके रखता है आर्मी को एक एम्पायर। दूसरी चीज क्या है कि डिजाइन्स एंड मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिजाइन और मेंटेन करके रखते हैं। ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास मैनेज करने के लिए, टेरिटरीज को, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर भी उनको मेंटेन करना पड़ता है ना। चलो, उसके अलावा मेंटेन्स कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, ये भी ऑफ कोर्स उनको करके रखना पड़ता है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एक दूसरे लाइक जाएंगे कैसे वहां पे, वो सेम चीज है, जैसे आज चल रहा है वैसे ही उस टाइम पे भी होता था। सारे रिसोर्सेज, सारे डिफेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सब उसी टाइप का था जैसे आज है। ठीक है, सिर्फ रूलर जो आपके होते हैं वो बदल जाते हैं, अदरवाइज सारी चीजें सेम रहती हैं। तो उनको कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बना के रखना पड़ता था, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ता था, रोड्स, ठीक है, लोगों के ट्रेड का भी ध्यान रखना होता था, पीपल्स के वेलफेयर का भी ध्यान रखना होता था। उसके अलावा क्या करता है, करेज एनकरेजेस आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजियस, स्कूल ऑफ थॉट्स और सेंटर, ये आपके कल्चर का पार्ट है ना, कल्चर का भी ध्यान रखना होता है एक एम्पायर को। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करना। माइंस जो होती हैं, कोल माइन, या फिर आपकी सोने की जो खदान है, या फिर जो भी है ना डिफरेंट डिफरेंट माइंस, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, इनको भी जो है रेगुलेट करना होता है। मेक लॉज, इशू करेंसीज, वेट्स वगैरह, करेंसी कौन इशू करेगा, क्या चलेगा हमारे यहाँ पे, किस प्रकार के सिक्के चलेंगे ना, नोट चलेंगे, ये सब भी एक एम्पायर को जो है करना होता है। आपको ऐसा साउंड नहीं कर रहा, ये सारी चीजें तो आज भी होती हैं। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में और उस टाइम के एम्पायर में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्या, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, साथ साथ आप इन क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो सोचते रहें। अब एम्पायर extended over vast areas and had diverse people। अभी बोलते हैं कि भैया जो एम्पायर है वो इतना बड़ा होता था, है ना, वास्ट एरिया में जो फैला हुआ था, और वहाँ पे डाइवर्स पीपल होते थे। डाइवर्स मतलब उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती थी, डिफरेंट उनके कस्टम्स होते थे, कल्चर उनके अलग अलग होते थे। तो मतलब कैसे राजा जो एम्परर होता था वो, कैसे जो सम्राट होता था, कैसे वो इंश्योर करता था कि ये सब लोग एक साथ हारमोनी में रहे, ये सब कैसे हो पाया। और इतने सारे चैलेंजेस थे कि भाई इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनको मैनेज करना इतना बड़ा टास्क है, उसके बाद भी क्यों राजा को लगा रहता था कि उनको अपना किंगडम जो है वो एम्पायर में चेंज करना है। तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो इनके कुछ पॉसिबल रीजन कि भैया एक छोटा सा एरिया आपके पास है तो किंगडम आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम होएगी मेंटेन करके रखने में, है ना।
तो इसके रीजन है, ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है कि इतने सारे मतलब यहाँ पे सब, अगर हम अभी मान के चलें कि यहाँ पे ओडिया पीपल हैं, यहाँ पे हरियाणवी हैं, यहाँ पे पंजाबीज हैं, यहाँ पे नागालैंड के लोग हैं, यहाँ पे गुजराती हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी लैंग्वेज है ना। इन सबको एक साथ बांध के रखना ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये इनसे लड़ेंगे, ये इनसे लड़ेंगे, है ना। रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी, पहचान के लिए लड़ाई होगी, भाषा को लेकर लड़ाई होगी, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को एक साथ बांध के रखने में। और लोग फिर भी कर रहे हैं, मतलब किंगडम जो होते हैं उनको फिर भी एम्परर बनने की क्यों चाहा है। तो इसके कुछ पॉसिबल रीजन दे रखे हैं कि एक तो ये है कि उनका एक एम्बिशन होता है कि रूल द एंटायर वर्ल्ड। ये एक मेटाफोर है जो यूज किया गया है कि एक लार्ज टेरिटरी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, ensuring that they would be remembered for posterity, मतलब फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो है उनको याद रखें। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ महान पर्सनैलिटीज हैं, है ना, जिनके बारे में हम आज भी याद रखते हैं। भगत सिंह जो हैं, भगत सिंह को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी थी, है ना। फांसी के फंदे पे वो केवल 23 साल की उम्र में आज़ादी के लिए जो फांसी के फंदे पे झूल गए थे, है ना। आज़ाद सिंह आज़ाद वो थे। महात्मा गांधी जिनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है ना, तो उनका भी, तो इन लोगों की चाहत नहीं थी वैसे, लेकिन एम्परर की जो है वो एम्बिशन होती है। ये एक कॉज के लिए लड़े थे, ये एक कॉज के लिए लड़े थे, है ना, इनके पास कारण था लड़ने के लिए। लेकिन राजा का एक एम्बिशन ही होता है कि आने वाली जनरेशन तक मेरा नाम गूंजे, वो याद रखे, मेरे बारे में कहानियां सुनाई जाए। दूसरे रीजन क्या हो सकता है, ए विश टू ब्रिंग लार्ज एरिया अंडर कंट्रोल एंड गेन एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज जो भी होंगे वहां पे। अगर आप एक इस जमीन से दूसरे, एक सेकंड मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है यहाँ पे, है ना, मेरे को लिखने की जगह अब मिल नहीं रही है, तो मैं एक सेकंड। तो बेसिकली ये कि अगर आप जैसे आज के मैं करंट एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप इनको डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, दिस आर जस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। अगर हम इनको एम्पायर मान के चलते हैं तो ये मान के चलें आप कि हरियाणा है, ठीक है, और आसपास का कोई स्टेट ले लेते हैं, हम यूपी ले लेते हैं, ठीक है, या झारखंड ले लेते हैं। हरियाणा का जो गवर्नमेंट है अभी वो हरियाणा को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हरियाणा को बोल दिया जाए कि यूपी भी आज से आपके कंट्रोल में आ गया, या झारखंड, यूपी को बोल दिया जाए झारखंड आपके कंट्रोल में आ गया, तो झारखंड के लोग नहीं, यहाँ की जमीन, मिट्टी, पर्वत, झरने, नदियां सब जो हैं किसके अंडर आ जाएंगी, यूपी के अंडर आ जाएंगी। तो यहाँ के सिर्फ नॉट जस्ट पीपल, तो वहां के हमें रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की ही लड़ाई है। अमेरिका हर जगह क्यों घुस जाता है, अमेरिका गल्फ कंट्री में क्यों घुसा हुआ था, क्योंकि उसको रिसोर्सेज मिल रहे थे, वहां पे फ्यूल मिल रहा था, ऑयल मिल रहा था, है ना। अमेरिका, यूएस पाकिस्तान को इतना क्यों दाना पानी देने में तुला रहता है। पाकिस्तान में अभी करंटली हमें रिसोर्सेज मिले हैं ना, तो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए बेसिकली। चलो, तो रिसोर्सेज टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर आपको कहीं पे सोने की खदान मिल गई तो यहाँ पे भैया इसको गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट को खदान मिल गई तो भैया वो अपने इकोनॉमिक, अपने सोने के सिक्के जो हैं, खूब सोने के सिक्के छापेंगे, या फिर अपने आर्मी को देने के लिए उनके पास क्या होंगे, पैसे होंगे, तो एक बहुत आर्मी की स्ट्रेंथ वो जो है बढ़ा सकते हैं। ए डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर, कि भैया मेरे पास खूब अथाह पैसा होगा हमारे पास, है ना, और जो एम्पायर है उसके भले में भी वो उस पैसे का यूज कर सकता है, ठीक है। और इन रिटर्न टू ट्राइब्यूट एंड लॉयल्टी, एम्परर्स जनरली अलाउड रीजनल किंग्स और चीफ्स टू कंटिन्यू टू गवर्न देयर एरियाज। अब देखो, जैसे ये किंगडम है, ये एक एम्पायर, एम्पायर बहुत बड़ा है, एक किंगडम है, ठीक है। ये एम्पायर, इस पे हमला किया गया, किंगडम पे एम्पायर के हिसाब से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, एम्पायर जो यहाँ तक बढ़ गया। अब ये क्या करेंगे, ये देंगे टैक्स, ट्राइब्यूट मतलब बेसिकली टैक्स और रेवेन्यू जो है
ये जो है किंगडम एम्परर को देंगे। इनके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ खजाना भरा जाएगा, इनकी तरफ से टैक्स दिया जाएगा, रेवेन्यू दिया जाएगा। उसी को हम ट्राइब्यूट और लॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर इस एम्परर की कहीं पे बाहर लड़ाई होती है या किसी और किंगडम पे जो है ये राज करने जा रहे हैं, तो यहाँ की आर्मी भी आएगी, क्योंकि ये इसके अधीन है ना, ये जाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सब करते रहते हैं, ठीक है। और इसके बदले में क्या कि भैया चलो ठीक है, तुम यहाँ के राजा तो कर लो यहाँ पे राज, कर लो यहाँ पे राज, है ना। एज ए गवर्नर जो है ये अपने एरिया को जो है वो इनको राजा बने रहने देते हैं कि ठीक है तुम कर लो गवर्न, ठीक है। चलो, तो ये गांव के कुछ नज़ारे दिखा रखे हैं। ये क्या दिखा रखा है, ट्रेंड आर्मीज वर डिप्लॉयड टू कॉन्कर नेबरिंग किंगडम्स, मेंटेन कंट्रोल ओवर देम। ये क्या है, ये एक ट्रेंड आर्मी दिखा रखी है, ठीक है। ये जा रहे हैं साइड वाले जो साम्राज्य है उस पे धावा बोलने। ये क्या दिखा रखा है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वुड बी बिल्ट इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस सच एज एम्पायर्स बॉर्डर्स। तो क्या किया जाएगा, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मतलब ये जो है इसको बहुत ऐसे सेफ गार्ड करके रखा जाता था, है ना, राजा के महल को। तो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस जो है वो बना दिए जाते थे। चलो, उसके बाद क्या है, टू एक्सपेंड इनटू एन एम्पायर ए किंगडम माइट फर्स्ट वेज वॉर अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कनकर देम। अब क्या है कि आसपास के लोग जो हैं ये एक दूसरे की जमीन हड़पाने के लिए एक दूसरे पे जो हमला करते रहते हैं। आज के भी करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो चाइना का काम ही ये है ना। अरुणाचल के नाम पे जो है ये लड़ता रहता है, ये इसका यही काम है। ये आज भी चलता है, ये सेम आज भी चलता है ना, पहले भी चलता था आज भी चल रहा है। तो ये सब करते रहते हैं अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए। चलो, उसके बाद क्या दिखा रखा है, उसके बाद दिखा रखा है कि टू कंट्रोल रिवर एंड ट्रेड नेटवर्क्स। तो रूलर्स जो होते हैं वो नदियों पे कंट्रोल करने के लिए या फिर कुछ प्रीसियस रिसोर्सेज जो हैं, जहां पता लग गया कि वहां पे रिसोर्सेज अमेरिका के जैसे है ना, इनको जहां पता लग गया कि भैया यहाँ पे कुछ तो मिला है, मतलब कोई नेचुरल रिसोर्स मिला है, तो अमेरिका वहीं धावा बोल देता है, वहीं पहुंच जाता है उन्हें ना घुसाने। ऐसे ही चाइना, मतलब सब ऐसे हैं बेसिकली। जैसे अभी अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड की कैटेगरी में वो नहीं आता है ना। इक्का दिक्का जो कंट्रीज हैं उनको छोड़ के वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो सेकंड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है। तो लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है ना। साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी जो है सोने की खदान आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे है, तो मतलब ये एक डेवलप्ड कंट्री है ना। लेकिन बहुत सारी जगह हैं कि रिसोर्सेज हैं और क्या नहीं है, उन रिसोर्सेज को जो है निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो है इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, चाइना इन्वेस्टमेंट के, अब भैया हम तुम्हारे मतलब हॉस्पिटल बना देंगे या कुछ बना देंगे, उनको हम नहीं बना देंगे, उनको पैसे देते हैं, ये लो तुम हॉस्पिटल बना लो, ये लो तुम स्कूल बना लो। और ये पैसा इनको लोन देते हैं और लोन के बाद जो है इनकी जमीन हड़प लेते हैं, ये काम होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करते थे कि जो भी ऐसी जगह मिलती थी कि भैया ये काम आ सकती है, जैसे रिवर के आसपास, तो रिवर एक बढ़िया है, वाटर चैनल को यूज करके आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड को बेनिफिट कर सकते हैं ना। ट्रेड नेटवर्क्स आपके बढ़ेंगे और टैक्स रिवेन्यू, अगर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना, तो ये लोग, इनको पैसा अगर मिल रहा है तो ये रिवेन्यू भी पे करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे, है ना। चलो, और किंगडम्स वॉरिंग फॉर कंट्रोल द वन ऑफ द एक्सेस टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड सरप्लस रिसोर्सेज वुड इवेंचुअली बिकम ओवरलॉर्ड। तो ये बस मिलिट्री पावर और सरप्लस रिसोर्सेज के लिए इनकी लड़ाई चलती थी। चलो, अब हम आ गए ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स पे। ये क्या होता था, कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन स्पेशली इन डिस्टेंट लैंड, जो दूर की अगर जगह है, ये एक किंगडम है, तो वहां पे मिलिट्री कैंपेन करना बहुत ईजी चीज नहीं है। मतलब ऐसा दिख सकता है कि हाँ भैया ये पावरफुल है, ये छोटा सा, ये जहाँ यहाँ पे जाके जो है कंट्रोल कर सकता है, इजीली कैंपेन कर सकता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। मेंटेनिंग एन आर्मी इज अ कॉस्टली अफेयर। ये जो अपनी आर्मी यहाँ पे खड़े रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ये कॉस्टली अफेयर है। सोल्जर जो होते हैं उनको खाना भी चाहिए होता है, कपड़े भी चाहिए होते हैं, इक्विप्ड विद वेपन्स भी चाहिए होते हैं उनको, है ना, और उनको फिर सैलरी भी देनी होती है।
प्लस में जो हाथी घोड़े जो हम यूज करते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है, रोड और शिप्स जो हैं वो भी हमें बिल्ड करनी पड़ती हैं, तो इन सब में भैया खर्चा आता है मोटा, है ना। तो ऑल दिस रिक्वायर्स कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इन सब के लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ही है ना, बिना पैसे के तो कैसे कर पाओगे ये। तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड इज वन ऑफ द कीज टू मेंटेनिंग एन एम्पायर एंड इंश्योरिंग पीपल्स वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपके पास अगर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब कि आपकी टेरिटरी में बढ़िया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट अच्छा है जो आप और कहीं पे ट्रेड कर सको, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपको रिसोर्सेज अच्छे मिल जाएंगे, आप अपने लोगों का ध्यान भी रख पाओगे, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का ध्यान भी। डेवलप और डेवलप डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या ही अंतर है, ये अंडर डेवलप है ना, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या है कि यहाँ का वेलफेयर अच्छा है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है, जैसे अगर आप मान के चले यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्री तो लैक्स में पैकेज दे देते हैं अपने लोगों को कि जाओ घूम के आओ इंडिया में या चाइना में या ऐसे कुछ कंट्रीज में, मालदीव्स में, तो उनको तो घूमने का भी गवर्नमेंट देती है। जैसे यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन है ना, ओल्ड एज पेंशन है, हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, 16 साल से 16 साल बोल रही हूँ मैं, 60 ईयर्स से ज्यादा जिनकी एज है, वो कोई काम थोड़ी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको पैसे देती है ना, पेंशन के रूप में। तो ये क्या है, ये वेलफेयर है ना। जो लोग अपने लिए खुद कमा के नहीं खा सकते उनका ध्यान रखा जाता है। तो वही लोगों का ध्यान रखने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ना। अगर हमारे पास बजट ही नहीं होगा ये पैसे बांटने का, 2 ढाई 3 हजार जो भी मिलते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ से बांटेगी। अभी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं तो ये कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भैया ट्रेड होना, प्रोडक्शन होना, इकोनॉमिक पावर आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए लोगों का भला करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए जो है जो राजे रजवाड़े होते थे, जो किंगडम्स या एम्पायर होते थे, एम्परर्स होते थे, वो ट्रेड रूट्स जो है उन पे अपना जो कब्जा करने का ट्राई करते थे, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितना बड़ा अब मान के चलो अंबानी है, अंबानी का जो पैसा है, अंबानी का जो क्या है बिजनेस है, तो अंबानी ज्यादा इनकम टैक्स देता होगा या एक ऑटो रिक्शे वाला या फिर एक फार्मर। ऑब्वियस अंबानी का जो है वो ज्यादा टैक्स जाता होगा गवर्नमेंट को, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या ट्रेड रूट्स बढ़ाने पे कि भैया ट्रेड रूट्स बढ़ेंगे तो हमारा ट्रेड जो है, हमारे लोग जो हैं ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, और जितना ज्यादा अच्छा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा हमें टैक्स के रूप में पैसा देंगे, और जिसको गवर्नमेंट जो है अपने बाकी के कामों में यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। तो जो गुड्स ट्रेडेड हैं वो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, वैरायटी भी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा आपका ट्रेड होएगा उतना ज़्यादा जो है इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स, और फिर हमें टैक्स भी उसी हिसाब से मिलेगा। ओके, चलो अगर हम एंशियंट, चलो अगर हम पहुंच गए रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, यहाँ पे क्या होता था, ट्रेडेड गुड्स क्या होते होंगे, क्या क्या चीज़ें हम जो हैं, जैसे आज के टाइम में भी क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ये। तो क्या क्या चीजें ट्रेड करते होंगे हम, हमने देखा था, हमने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था ना, आईवीसी के बारे में देखा था ना हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आप मेरे को बताओ कि क्या चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी आईवीसी में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, किनकी, एम्पायर्स की, जब एम्पायर्स बनने स्टार्ट हो गए थे, हमने क्या देखा, कौन कौन सी स्टेज हमने देख ली, हमने क्या देख ली, सबसे पहले हमने आईवीसी देखे ना, सबसे पहले तो स्टोन एज थी जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ नहीं है ना, फिर हमने आईवीसी देखी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखे थे जनपदाज और महाजनपदाज, है ना। और इसके बाद क्या आ गए, इसके बाद आ गए एम्पायर्स। एम्पायर्स मतलब ये सारे मिलके एक बन गया था, ठीक है। तो इसका मेरे को बताओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग मटेरियल क्या क्या थे, ट्रेडेड गुड्स क्या क्या थे, इनका भी बताओ। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस है हमारे पास कि हम बोथ फ्रॉम लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से कि हम क्या क्या चीज़ ट्रेड करते थे। हम टेक्सटाइल
कपड़ों का लेना देना करते थे, स्पाइसेस का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, लग्जरी आइटम्स भी हम जो ट्रेड करते थे, जैसे कि आपका जेम्स हो गए या फिर हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स आपके हो गए, और बहुत सारे एनिमल्स भी, जैसे हम अरब से घोड़े ले आते थे, है ना। तो इस टाइप के एनिमल्स को भी हम ट्रेड करते थे। आज भी भैंसों के मेले लगते हैं ना, कि पर्टिकुलर टाइप के एक एनिमल को आप लेके जाते हो, भैंसों को, कैमल्स को, है ना, जो भी आपके काम में आ सकते हैं, उन एनिमल्स को आप लेके जाते हो और फिर बेच के आते हो या खरीद के लेके आते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम जो है ट्रेड कर सकते थे। क्या क्या था? स्पाइसेस थी, टेक्सटाइल था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, और लग्जरी आइटम्स का भी जो है ट्रेड होता था, और एनिमल्स का भी होता था, ठीक है। उसके बाद हम चले कि इट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। ऐसा नहीं कि बस इंडिया में, वे डिस्टेंट कंट्रीज बाय सी एंड बाय लैंड हम जाते थे, है ना। समुंदर के जरिए भी जो है ट्रेड होता था, और जमीन के जरिए भी जो है वो ट्रेड होता था। और ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडर्स थे वो आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स थे, कि भैया मेरे पास आज गेहूं की बोरी एक एक्स्ट्रा हो गई है तो मैं गेहूं की बोरी उठा के चल दूं दूसरे देश में, ऐसा नहीं होता था। इनकी एक कम्युनिटी बनी होती थी, ठीक है। अपना बिजनेस तो ये करते ही थे, है ना, लेकिन उसके अलावा जो है क्या था, एक ज्वाइनिंग फोर्स इन्होंने अपना बना रखा था, जिसको हम गिल्ड्स कहते थे, या फिर श्रेणी। क्या कहते थे? श्रेणी, है ना। श्रेणी मतलब कैटेगरी। गिल्ड्स इनका बेसिकली नाम होता था, और ये गिल्ड्स बहुत पावरफुल एसोसिएशंस होती थी, ट्रेडर्स की, क्राफ्ट्समैन की, मनी लैंडर्स की, एग्रीकल्चरिस्ट की, है ना। तो ये क्या थे, इनका जैसे फार्मर्स जो हैं उनके अपनी एक गिल्ड, एक कैटेगरी है, और जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन जो हैं उनकी अपनी है ना। क्राफ्टमैन जो हैं अपने हाथ से जो चीजें बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं, उनकी अलग है। मनी लेंडर्स जो पैसा देते थे लोन पे, उनकी अपनी एक गिल्ड है ना। तो ये क्या है कि गिल्ड बना के रखते थे, कैटेगरी। जैसे आज के टाइम पे आपने ट्रेड यूनियन सुना होगा। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? यही तो होते हैं, वो यूनियन बना लेते हैं लोग, है ना। एक ग्रुप होता है उनका, और फिर वो अपने ग्रुप में क्या लीडर्स भी चूज करते हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को जो भी प्रॉब्लम या जो भी कंसर्न हो, उनका लीडर जो होता है वो बताता है फिर कंसर्न अथॉरिटीज को कि हमें ये चाहिए, है ना। जैसे वेज बढ़ानी है, या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लाइक उनका वर्क प्लेस होता है, इन सब को लेके इश्यूज उठते हैं ना। तो ऐसे ही गिल्ड्स होते थे उस टाइम पे। आज हम ट्रेड यूनियन बोल देते हैं, उस टाइम पे क्या होती थी? गिल्ड्स होती थी। ये एक की टर्म है, आप याद कर लेना। चलो, और ये जो है बहुत एथिकल, हर टाइप की जो है एथिकल क्वालिटीज होती थी वहां पे, जो भी रूल कर रहे होते थे। ये देखिए, शायद हमने बीच में बंद कर दिया। एज फार एज एविडेंस शोज ए गिल्ड हैड अ हेड। एक उनका हेड होता था, है ना, जो कि यूजुअली इलेक्टेड होता था, और एग्जीक्यूटिव भी होते थे उनके पास, है ना। प्रॉपर स्ट्रक्चर था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे जो कि बहुत एथिकल होते थे, एथिकल क्वालिटीज होती थी उनके पास, सबको एक समान रखते थे, है ना। तो इससे जो है दो चीजें जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई। रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन हम इसको बोल सकते हैं, गिल्ड्स को, दो चीजों के बेसिस पे। पहला, दे ब्रोट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर्स, कि भैया कोलैबोरेटर्स बने लोग, एक दूसरे के साथ आए, कंपिटिटर्स के बजाय कोलैबोरेटर्स के, एक दूसरे की हेल्प की उन्होंने, है ना, एक दूसरे का गला नहीं काटा। तो यहाँ से शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया। दूसरा दूसरा क्या था कि कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लेंडर्स एंड आर्टिशियंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो भैया अथॉरिटीज जो थी, उनके पास अपनी खुद की अथॉरिटीज थी, कि वो ऑटोनॉमी थी उनके पास टू क्रिएट देयर ओन इंटरनल रूल्स। मतलब ऐसा नहीं था कि सब रूल्स बने होते थे ना। एक यूनियन बन गई, एक गिल्ड बन गई, तो इस यूनियन के क्या होंगे, गिल्ड के क्या होंगे, अपने रूल बनाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे चलेंगे हम, है ना, ये सारे रूल्स हैं, ये सबको फॉलो करने हैं। और तो एक ऑटोनॉमी थी, अपने आप में काम करने वाला एक सिस्टम बन गया था ये, ठीक है। और जो राजा होते थे ना, वो भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते नहीं थे इनमें। क्यों करेंगे, जब वो अपने आप से एक वेल डिफाइंड ऑटोनोमस सिस्टम होके काम कर रहे हैं तो।
और ट्रेड जो है वो अच्छा खासा फैल रहा है, तो और राजा को जो है अपना हिस्से का टैक्स मिल रहा है, तो है ना, तो कोई समझदार रूलर होगा तो वो तो करेगा भी नहीं। लोग अपने आप से खुद को मैनेज करके सारी चीजें चल रहे हैं, तो रूलर को क्या ही, किंग को क्या ही प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलें, तो ये जो गिल्ड्स थे इनके पास क्या थी, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी। An enlightened ruler would let people organize themselves and refrain from interfering if the local institution worked satisfactorily. तो ऑफ कोर्स एक जो रूरल जो है रूलर रूलर जो होएगा वो ऑफ कोर्स इंटरफेयर नहीं करेगा लोकल इंस्टीट्यूशन में, अगर वो ढंग से काम कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि बहुत बढ़िया गिल्ड्स जो थी उनके पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती थी, वो अपने हिसाब से अपने काम करते थे।